discuss about the second part of the chapter challenges of nation building. In the first part we have discussed about the topics. The topic were nation and nation building, then three challenges, then displacement and rehabilitations, two nation theory, process of partition, and then today we will discuss challenge of refugee and resettlement. Challenge of refugee and resettlement. The year 1947 was the largest year that was unplanned and tragic. There were killings and atrocities on both sides of the border. यानी बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर का मतलब है भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में लार्ज मास किलिंग हुई थी, लोगों को मारा गया था। पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा गया, सिखों को मारा गया, उसी तरीके से इस पार भी या भारत में भी मुसलमानों को मारा गया था। देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। दे ट्रेवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल sort of means, often by foot. Even during this journey they were often attacked and killed and raped. तो सभी के सभी लोग जाने वाले पैदल थे, कोई व्हीकल्स नहीं थे। इवन दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू लीव देयर होमलैंड, लेकिन फिर भी उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। रास्ते में लोगों को अटैक किया गया, लोगों को मारा गया, लोगों से महिलाएं थी जो उनसे रेप किया गया। बहुत तरह का जो है ह्यूमिलेशन हुआ था वहाँ पे। इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर टू प्रिजर्व फैमिली ओनर। तो कई बार मूवीज़ वगैरह भी बनी हैं इनके ऊपर। मूवीज़ में इवन दिखा भी रखा है कि किस तरीके से पेरेंट्स ने ही अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जहर दे देकर मारने का काम किया। उन्हें जहर की गोलियां दी ताकि अगर कभी भी उनकी रिस्पेक्ट पे, ओनर पे, इज्जत पे बात आए तो वो गोली स्वयं खा लें। The employees of the government and railway were also divided. अब भारत सरकार में जो काम करने वाले अधिकारी थे उनका भी डिवीजन हो गया था। It is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. 80 लाख से ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने अपना देश बदला था। मतलब भारत से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों का जो नंबर था वो 80 लाख के आसपास था। अब इसमें मरने वाले जो लोग थे वो 5 से 10 लाख का फिगर दिया गया है, तो ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट थे। कहने को, सुनने को तो जर्नली यही आता है कि टू नेशन थ्योरी और 2 नए देश बनाए गए। ऐसा नहीं था। 565 छोटे छोटे स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको भी फ्री कर दिया गया था। दे वर एबल टू डिसाइड दैट दे वांट टू ज्वाइन इंडिया और नॉट, दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और नॉट, और इवन दे वांट टू फ्री आउट ऑफ दिस टू। तो वो इनसे अलग भी रह सकते हैं, इस तरह का भी अधिकार उनको दिया गया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोर देन 565 से भी ज़्यादा डिवीज़न इंडिया के करके गए थे ब्रिटिशर। द ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं इनका मतलब वो स्टेट हैं जिस पे ब्रिटिशर डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। ऐसे जो स्टेट थे उनका नंबर था 8। बहुत बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे। बाकी इसमें प्रिंसली स्टेट थे जहाँ राजा उन्हीं की परमिशन से काम करते थे। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर directly under the control of British government. On the other hand, several large and small states ruled by princes called princely state. दूसरे जो राजा महाराजा रूल करते थे उन्हें प्रिंसली स्टेट बोला गया था। तो ये तो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट फ्री थे अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ा इशू जो था वो जम्मू एंड कश्मीर का आज तक चल रहा है। उसके बाद एक जूनागढ़ नाम की जगह थी। दूसरा इसमें हैदराबाद का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये कुछ स्टेट थे जिनको भारत सरकार ने बाद में इंडिया में मिलाने का काम किया है। नाउ द प्रॉब्लम।
British government said that 565 princely state that would became legally independent and were free to join either India or Pakistan to remain independent if they so wished. तो वही बात है जो मैंने अभी बताई कि जो ये प्रिंसली स्टेट थे पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए जा सकते थे, इंडिया के साथ रहना चाहिए रह सकते थे, अलग भी रहना चाहिए तो भी रह सकते थे। तो इसलिए इनको भी तो फ्री करके गए थे वो, तो इनको इंडिया के साथ थोड़ा ज्वाइन करके गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ द त्रावणकोर, ये केरला के अंदर जगह है, त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले त्रावणकोर का जो किंग था उसने डिसाइड किया, उसने अनाउंस किया कि मुझे तो नहीं जाना ना पाकिस्तान के साथ ना इंडिया के साथ, मुझे फ्री रहना है। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन हैदराबाद के नवाब ने भी यही घोषणा कर दी कि उसे भी इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने जर्मनी के बारे में। जर्मनी का यूनिफिकेशन जो किया था वो ओटो वन बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी टुकड़ों में बिखरा हुआ था। इटली में भी जैसे जिप्सी मैजिनी, काबूर, गैरिबाल्डी, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन था, उस तरीके से इंडिया को इंटीग्रेट करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के ये। द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल emerged as major leader. The freedom movement after the Kheda Satyagraha in 1918 and Bardoli Satyagraha in 28. At the time of independence, the problem of integration of princely state was a big challenge for the national unity and integrity of India. तो इस प्रॉब्लम का सोल्व करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने ही जूनागढ़ को मिलाया, कश्मीर के इश्यू को भी सोल्व कर लेते अगर उनकी डेथ नहीं होती तो, और हैदराबाद को भी मिलाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अंडर सच डिफ़िकल्ट टाइम्स सरदार पटेल अंडरटुक द daunting task of uniting all 565 princely state of India. Known as Iron Man of India, सरदार पटेल, आयरन लेडी कमेंट करके बताएंगे। Approach to the question of the merger of princely state into independent India was very clear. सरदार पटेल with जवाहरलाल नेहरू and महात्मा गांधी, they are sitting in the picture, ये आप देख सकते हो। तो आयरन मैन हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन लेडी आपको बताना है, आयरन मैन ऑफ हरियाणा का भी जवाब आप देंगे, वो भी आप बताएंगे। He was not in favor of any compromise with the terrestrial integrity of India. By his political experience, diplomatic power, and the foresightedness of India, 565 princely state, many had already given their consent to merge with India even before achieving the independence. तो बहुत सारे स्टेट तो थे जिन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि हमें इंडिया के साथ रहना है, इवन फ्री होने से पहले। सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट, तो 3 मेजर स्टेट थे जिन्होंने इंडिया के लिए प्रॉब्लम की, मैंने अभी बताया भी था, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 स्टेट थे जिन्होंने शामिल होने से मना कर दिया था। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडियन फोर्सेज कंपेल्ड हैदराबाद जूनागढ़ विद और टू मर्ज विद इंडिया। इमेज में आप सरदार पटेल और हैदराबाद के निज़ाम को देख पा रहे हो। कीपिंग वेल वर्स्ड विद पाकिस्तान्स इंटेंशन फ्रॉम जिन्नाज डिवाइसिव टू नेशन थ्योरी, सरदार पटेल जो ओपिनियन ऑफ कश्मीर वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीडर। लाइक हैदराबाद, ही ऑल्सो वॉन्टेड कश्मीर इंटीग्रेशन विद इंडिया थ्रू द मिलिट्री ऑपरेशन। जिस तरीके से हैदराबाद को मिलिट्री की हेल्प से सरदार पटेल ने मिला लिया, वो चाहते थे कि कश्मीर को भी उसी तरीके से मिलाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट में उनसे बड़े अधिकारी भी थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और भी लीडर थे, तो वो एग्री नहीं करते थे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आज भी जिंदा है।
ये है मोहम्मद अली जिन्ना और ये है सरदार पटेल। बट ड्यू टू द वेरियस रीजन सरदार couldn't succeed in integration of Kashmir fully with India. However, Sardar will always remain as an astounding leader who combined himself in features of a true nationalist, catalyst, and the realist, popularly characterized as NCR in Indian political history. The government was prepared to be flexible in giving the autonomy in some regions. Some rulers were not wanted to join. 7 they had to be forced to join in India. तो कुछ रूलर थे जो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे इंडिया को। मणिपुर का इंसिडेंट है, लेकिन उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया कि इंडिया को ज्वाइन करने में ही उनका फ़ायदा है। बाद में वो मान भी गए इस चीज़ को। हैदराबाद largest of the princely state was surrounded entirely by the Indian territory. हैदराबाद की एक्चुअल में प्रॉब्लम दूसरी भी थी। हैदराबाद इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ता है, तो आप सराउंडिंग क्या करोगे? इसके तो चारों तरफ इंडियन टेरिटरी है, तो इसलिए देश के बीच में तो नया देश नहीं बनाया जा सकता था। उसका मर्जर बहुत ज़रूरी भी था, उसका मिलाना बहुत ज़रूरी भी था। Its ruler carried the title Nizam and he was one of the world's richest men. Nizam wanted an independent status for Hyderabad. He signed the standstill agreement with the Indian government in November 1947. The peasantry in the Telangana region in particular was victim of Nizam's oppressive rule and rose against. आज के टाइम जो तेलंगाना है, तेलंगाना मतलब पहले हैदराबाद के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर ही होता था। अब अलग से स्टेट जब बना है तो कैपिटल इसकी हैदराबाद है। अब द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय द अनलीशिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेज। The central government had to order the army to handle the situation. तो गवर्नमेंट ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव टू कंट्रोल निज़ाम्स फोर्स। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग निज़ाम सरेंडर, सो द हैदराबाद ज्वाइन इन इंडिया। निज़ाम की जो आर्मी थी उसका नाम रजाकर्स था। रजाकर्स और इंडियन आर्मी के बीच में एक फ़ाइट चली और उस फाइट में इंडियन आर्मी जीत गई। इस तरीके से हैदराबाद को भी इंडिया में शामिल कर लिया गया। आप इस इमेज में देख पा रहे हो, दीज आर द रजाकर्स ऑफ द हैदराबाद, प्राइवेट मिलिट्री ऑफ द निज़ाम, मीर ओस्मान अली खान।